नमस्कार, प्रणाम। इस तकनीक के दौर में फेसबुक माध्यम से देख रहे हैं मेरे मित्रगण, रुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्तागण, माता भगिनी। आज आप लोगों के समक्ष देश के गंभीर विषयों पर अपना विचार रखने का मुझे अवसर मिला है और मैं रुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता और उनके अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने के लिए रुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के फेसबुक पेज से आमंत्रित किया है। आज देश के सामने अनेक परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं जिनको आज से 100 वर्षों की दृष्टि में देखते हुए समाधान करने की आवश्यकता है। वैसे तो देश के सामने अनेक परिस्थितियां हैं, अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन आज उन्हीं चुनौतियों में से मुख्य चुनौतियों को आपके सामने रखने का मुझे अवसर मिला है। सबसे पहले अगर हम चुनौती की बात करते हैं तो हम सभी लोगों के बीच में एक छोटी सी चुनौती से लेकर के बड़ी सी चुनौती के बीच में एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है गरीबी, जिसे हम निर्धनता कहते हैं। गरीबी हर वो हमारे चुनौतियों के बीच में आकर के बस गई है जो कि देश को, व्यक्ति विशेष को और समाज के अन्य लोगों को भी प्रभावित करती है। इसको समझने के लिए पहले हम गरीबी को समझते हैं। गरीबी है क्या, जिसे हम आम भाषा में निर्धनता कहते हैं। हमारे पास अनगिनत समस्या या आवश्यकता है और उसको हमें सीमित संसाधनों के द्वारा पूर्ति करना है। अगर हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसे गरीबी का नाम देते हैं। यानी हमारे पास जितनी भी सीमित संसाधन उपलब्ध है, उससे अपने इस दैनिक जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं आती है उसको अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसको कहा जाता है कि वह व्यक्ति गरीब है या वह देश गरीब है। इस प्रकार से गरीबी का नाम दिया जाता है। गरीबी एक ऐसी अभिशाप बन गई है हमारे देश के सामने जिसके निवारण के लिए हमें कई कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। पहली, जनसंख्या नियंत्रण। अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लें तो गरीबी को मात देने में हम एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। जैसे इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों का भरण पोषण की जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर है। तो इस क्रम में अगर हम 5 सदस्यों के भरण पोषण की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है तो उस 100 रुपये को हमें 5 लोगों में विभाजित करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास 100 ही रुपये हैं और उसको विभाजित करना हमें 5 लोगों के बीच करना पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ जाएगा क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत सारे लोगों में बढ़ चुकी हैं। जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उतनी भरण पोषण नहीं हो पा रही हैं। जितनी हमारे पास आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार हमारे पास धन नहीं है। इस कारण से हमारे देश में गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में दिखाई देती है। गरीबी को हटाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करने की ज़रूरत है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर कोई सामान लोकल स्तर पे बनाया जाता है, अगर उस सामान का लोकल स्तर पर उपयोग किया जाता है तो हमें रोजगार का अवसर प्रदान होगा।
जिसके कारण हम अपने रोजगार से अपनी सारी आवश्यक सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, हम सारी आवश्यक सुविधाएं ले सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमें इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी। यह धनराशि लाने के लिए हमें अलग अलग स्पॉन्सर ढूंढना होगा। अलग अलग स्पॉन्सर ढूंढने के क्रम में हम अपने पूंजीपति वर्ग के लोगों से संपर्क करेंगे, उनसे अपना एक प्रस्ताव रखेंगे कि अगर आप इसमें धनराशि लगाते हैं इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने में, तो इसका जो मुनाफा हो सकता है एक नियमित समय के लिए आपको दिया जाएगा, जिससे आपका भी मुनाफा होगा और रोजगार का भी अवसर प्रदान होगा। इसके लिए सरकार को एक नई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और सरकार इस क्रम में आगे बढ़ भी रही हैं, लेकिन इसके गति को और भी तीव्र करने की आवश्यकता है। जब हमारी ज़रूरत बढ़ती है तो हम उस ज़रूरत के अनुसार अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके लिए हमें अपने पॉलिसी में, सरकार की नीतियों में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि सारी समस्याओं का जड़ गरीबी को ही मान सकते हैं, लेकिन गरीबी के साथ साथ अन्य भी समस्याएं हैं जो कि सामाजिक स्तर पे हैं। सामाजिक स्तर पे जैसे सामाजिक समरसता की बात की जाती है, तो आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज मेरे देश में सामाजिक समरसता की, सामाजिक दूरियां की कई घटनाएं उदाहरण के रूप में मिल जाती हैं, जिनको आज भी दूर करने की आवश्यकता है। हमारे साथ प्रमुख चुनौतियां जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, कुपोषण, बाल विवाह, इन सारी चुनौतियों का समाधान एक क्रम से समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास धनराशि है, तो हम अपनी ज़रूरत के हर वो वस्तु खरीद सकते हैं जिससे हम अपनी भरण पोषण अच्छे तरीके से, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा तरीक़ा से रख सकते हैं। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमारे पास धन का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस दौर में हम देखे हैं कि रोज़गार ढूंढने के क्रम में हमारे कई ऐसे रोज़गार लेने के क्रम में मेरे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के और देश के अनेक कोने से मजदूर वर्ग जा कर के दूसरे राज्यों में काम किया है, और आज कोरोना के चलते अगर उनको रोज़गार से उनको छुटकारा हो जाता है, जिसके कारण वो अपने घर को वापस आते हैं, तो उनके सामने एक प्रमुख चुनौतियाँ बन जाती है कि वो अपने परिवार को चलाएंगे कैसे, वो अपने परिवार को कैसे भरण पोषण कर पाएंगे। और अगर वह दूसरे राज्य में जा कर के रोज़गार ढूंढते भी हैं तो उनके सारी कमाई से कितनी बचत हो पाती है जिससे कि वह अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। इसके लिए हमें एक बहुत ही ज़मीनी स्तर से सोचने की आवश्यकता है। दूरगामी सोच रखते हुए हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम उनको रोज़गार को कैसे बढ़ा सकते हैं। रोज़गार के बढ़ावा देने के लिए हमें इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना अत्यंत ही आवश्यक है। इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार को अपने पॉलिसी में लचीलापन लाने की अत्यंत ही ज़रूरी है। अगर हम छोटे छोटे स्तर पे अपने ज़रूरत के हर सामान को अपने लोकल स्तर पे अगर हम पैदा कर सकते हैं तो लोकल स्तर पे रोज़गार की गारंटी होगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा जिससे वो अपनी हर वो आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे इसको हम एक उदाहरण के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके प्रखंड या खंड स्तर या जिला स्तर पे एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो जाती है और उन्हें वहाँ के लोकल व्यक्तियों को रोज़गार देती है, तो वहाँ के लोकल के
लोकल व्यक्तियों को रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई सारी मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो एस्टेब्लिश हो जाती हैं, जिससे रोज़गार के साथ साथ वहाँ की विकास होता है। वहाँ के जो मूलभूत सुविधाओं की जो ज़रूरत रहती है, जो पूरा नहीं हो पाती है, वो उस इंडस्ट्री के माध्यम से पूरा हो जाता है। इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि मज़दूरों को हम कैसे उसमें रोज़गार दे सकते हैं, कामगारों को उसमें कैसे हम रोज़गार दे सकते हैं। रोज़गार देने के लिए जो सरकार के पास धनराशि होनी चाहिए, क्या वह पर्याप्त है अथवा नहीं है। अगर पर्याप्त नहीं है तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज जीडीपी की आप लोग तरह तरह की न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से जीडीपी की बात सुनते हैं। हम जीडीपी को समझने के लिए एक ज़मीनी स्तर के उदाहरण के साथ हम प्रस्तुत आप लोगों के सामने कर रहे हैं। जीडीपी को अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसको कि हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यह जीडीपी एक तरह से यह समझिए कि जिसकी जीडीपी ज़्यादा होती है वह देश विकास के दौर में तेज़ी से आगे बढ़ता है। इस विकास के दौर में जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें पहले समझना होगा कि जीडीपी कैसे निकलता है, जीडीपी की क्या मानक होती है, हम जीडीपी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आज के दौर में सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है और क्या क्या करने की आवश्यकता है। हम जितना खर्च करते हैं, हम जितना कारोबार पे खर्च करते हैं और सरकार जितनी सेवा पे खर्च करती है, जैसे मनरेगा हुआ, एम्प्लॉय को पैसा देने की बात हुई, सड़क निर्माण की बात हुई, हर गांव तक बिजली पहुंचाने की बात हुई, इन सारे सेक्टर में जितनी सरकार पैसा इन्वेस्ट करती है, इन सभी के जोड़ने के बाद और हमारे देश से जितने भी प्रोडक्ट विदेशों में जाते हैं और उनसे जो धनराशि इकट्ठा होती है, उसके अलावा जो हम विदेशों से सामान खरीदते हैं उसमें जो धनराशि खर्च होती है उसको हटा दिया जाए तो शेष धनराशि और ऊपर बताए गए जितने भी खर्च हैं उसको जोड़ दिया जाता है, तब जा कर के जीडीपी निकलता है। और यह जीडीपी हर एक 3 माह पे बताया जाता है कि हम पिछले 3 माह के अपेक्षाकृत कितना प्राप्त किए हैं और कितना खोए हैं। इस प्रकार से जीडीपी निकलता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, सरकार को कैसी नीतियाँ बनानी पड़ेगी। पहली बात, जो सरकार सेवा पे खर्च करती है उसको तो कम बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जो सरकार सेवा पे खर्च करती है वो मूलभूत जो सेवाएं होती है उसको खर्च करने के लिए सरकार जितनी भी राशि आवंटित करती है उसको कम नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें जितनी भी अपने खर्च होती है उसको बढ़ाना होगा। जो हम अपने दैनिक आवश्यकता पूर्ति करने के लिए खर्च करते हैं, जो देश की जनता खर्च करती है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तब जा कर के जीडीपी में हम बढ़ोतरी देख सकते हैं। इसके बाद भी हमें निर्यात बढ़ाने की ज़रूरत है और आयात को कम करने की ज़रूरत है। आज देश में स्वदेशी की बात की जाती है, स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की बात की जाती है। स्वदेशी सामान तभी बढ़ाया जा सकता है जब हमारे पास जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जितने भी आवश्यक हमारे पास सामान हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी हमारे ही देश के अंदर हो, तब जाकर के हम स्वदेशी की बात कर सकते हैं। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए हमें ज़रूरत की जितनी भी वस्तुएं हैं, छोटी से छोटी वस्तुएं, उसको हम अपने ही यहाँ ज़रूरत है। हाँ, हम वैसी चीज़ों की आयात कर सकते हैं जैसे जो कि हमारे देश की प्राकृतिक संपदाओं में नहीं है या कम मात्रा में है, उसको हम विदेशों से मंगा करके और
उसको और भी ज़्यादा, उसमें गुणवत्ता को और भी ज़्यादा बढ़ा करके और पुनः हम विदेशों को ही सप्लाई कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को भी रख सकते हैं, जिससे हमारी स्वदेशी की अवधारणा भी पूरी हो जाती है और हमारे जीडीपी को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जब निर्यात की बात होती है तो इसके लिए हमारे देश में इंडस्ट्री, रिसर्च प्रोग्राम, इन सारी मूलभूत जो ज़रूरत है निर्यात के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए, उनको पूरा करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें बहुत सारा मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे देश में हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में मैन पावर काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। इस मैन पावर को एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। अगर हम सही दिशा दे पाते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी में काफ़ी सुधार आ सकता है। हमारे देश की आज की स्थिति में ऐसी हालात है कि जिसे आप मेड इन इंडिया भी देखते हैं, उसके जो पार्ट पुर्जे जो होते हैं वो विदेशों से मंगाया जाता है और इंडिया में केवल उसको एक तैयार करके प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया जाता है और उस पर मेड इन इंडिया लिख दिया जाता है, जबकि सारी प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं बनते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में या तो वह टेक्नोलॉजी नहीं है या उस सेक्टर में सरकार को और भी कार्य करने की आवश्यकता है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमें रिसर्च प्रोग्राम पर काफ़ी इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। हमारे रिसर्च प्रोग्राम को और भी ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए शिक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार करने की भी आवश्यकता है। अगर हम शिक्षा पद्धति की बात करें तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सारी चुनौतियों का एक साथ सामना कर सकते हैं। अगर हमारे पास शिक्षा व्यवस्था मजबूत है तो हम अर्थतंत्र में भी आगे रहेंगे, अपने रिसर्च प्रोग्राम में भी आगे रहेंगे, सामाजिक जो हमारे पास विसंगतियां हैं उसको भी दूर करने में हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा को एक नई मोड़ देने की आवश्यकता है। पुरानी है लेकिन उसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे सामाजिक दूरी की बात की जाए, इसको मिटाने के लिए अगर हम बचपन में ही बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान किया करें जिसमें कि धार्मिक, नैतिक, इस प्रकार की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो, तो उस बच्चे के बचपन से ही उसके मन में ऐसा एक विचार डेवलप हो जाएगा जिससे कि वह बड़ा होगा तो वह सामाजिक दूरी के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करेगा। इसके लिए हमें शिक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार करने की भी आवश्यकता है। आज की शिक्षा पूरी तरह से प्रोफेशनल हो चुकी है। आज हम अपने गांव, देहात, सोसाइटी में यह सोचते हैं, यह देखते हैं, यह ऑब्जर्व करते हैं कि शिक्षा केवल इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चे को नौकरी मिल जाए अथवा हमें नौकरी और हम अपना भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन शिक्षा इन सभी के साथ साथ रोजगार का तो एक माध्यम है ही, लेकिन इन सभी के साथ साथ सामाजिक दूरी को भी कम करने के लिए यह एक ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य कर सकता है। अगर हम शिक्षा को 3 चरणों में बांट दें, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और रिसर्च प्रोग्राम पर उसको रिसर्च के प्रोजेक्ट उसको दिया जाए, रिसर्च के लिए उसको ट्रेन किया जाए और तब जाकर के रोज़गार की बात किया जाए, तो हमारे देश की 60% समस्याओं का समाधान हो सकेगा। शिक्षा को सुधारने के लिए धार्मिक शिक्षा के साथ साथ रिसर्च प्रोग्राम पर काफ़ी जोर देने की आवश्यकता है। हमारे देश जीडीपी की लगभग 10 हिस्सा अगर या इससे भी ज़्यादा वेरिएशन भी लाया जा सकता है, अगर खर्च किया जाए तो हमारे रिसर्च प्रोग्राम पर काफ़ी बल मिलेगा।
अगर शिक्षा को हम सुधार लेते हैं तो हमारा 60% जो विसंगतियां हैं सामाजिक दूरी का और रिसर्च प्रोग्राम, इन सभी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा के साथ साथ हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसा अभिशाप बन करके उभरा है जिससे कि विश्व के सभी हिस्सा प्रभावित है, विश्व के सभी देश प्रभावित है। इसको जड़मूल से खत्म करने के लिए सभी देशों को एक साथ एक स्वर में कार्य करने की आवश्यकता है। और इस क्रम में भारत, हमें लगता है, हम सभी को लगता है कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में इस कार्य को लेकर के आगे बढ़ सकता है। एक ऐसी समस्या है जिसके कारण अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के सभी जनमानस प्रभावित हैं। बात करने के लिए अलग अलग नीतियां भी बनाई जा रही हैं, लेकिन इसको सारे देशों को एक साथ एक स्वर के एक सुर के साथ काम करने की आवश्यकता है, जिससे आतंकवाद को मिटाया जा सकता है। आतंकवाद के साथ साथ हमारे देश में नक्सलवाद भी काफ़ी है। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जो समस्या के साथ तो शुरू हुआ था, लेकिन अब यह नक्सलवाद आतंकवाद की तरफ जाने लगा है। हिंसा उसमें काफी बढ़ गई है। एक विचार के साथ शुरू तो हुआ था अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन वह आतंकवाद की तरफ जाने लगा है। लेकिन इसको खत्म करने के लिए सरकार को आतंकवाद और नक्सलवाद को एक चश्मे से नहीं देखना पड़ेगा, इनको दो अलग अलग पहलुओं में रख करके समझना पड़ेगा। नक्सलवादी वो हैं जो अपने मांगों के लिए और वह अपने मांग के लिए सरकार से के अपना मांग रखते हैं। अगर वह सरकार पूरा नहीं कर पाती है तो वह हिंसा की तरफ बढ़ जाते हैं। इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सरकार को एक सुदृढ़ नीति बनाने की आवश्यकता है, उनका घर वापसी का रास्ता सुगम हो सके। हम हर वह उनकी मांग जो है जिनको कि हम स्वीकार कर सकते हैं, उसको स्वीकार करके वापसी कराने का एक तेजी के साथ करने की आवश्यकता है। उनको घर वापसी कराने के बाद उनको रोजगार की आवश्यकता है, जिससे वह मुख्य धारा में आ सके। नक्सलवाद को आतंकवाद के चश्मे से नहीं देखा, क्योंकि आतंकवाद वह चीज है जो रोजगार का अवसर करने की अत्यंत ही आवश्यकता है। कुपोषण इस प्रकार से दूर नहीं हो सकता है। आज के दौर में सरकार क्या करती है, छोटी सी समस्या को उठा लेती है और उसको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वासियों को रोजगार देने के लिए हमें अनेक कदम उठाने की आवश्यकता। अगर हम नए इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो पड़ेगा, पूंजीपति लोगों से बात करके उसके लिए मैन पावर की आवश्यकता होगी। मैन पावर को लाने के लिए एक अच्छा आइडिया भी मिल सकता है, जैसे कि कई देश के तौर पर समझते हैं कि हमारे देश की इंडियन आर्मी जो है उसको मतलब कि 40 साल के बाद ही रिटायर्ड कर दिया जाता है। वह आर्मी इतनी ट्रेंड होती है, वह इतनी फिजिकली फिट होती है, सुरक्षा बलों में अथवा कोई कंपनी में सुरक्षाकर्मी के रूप में उनको रोजगार मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वह ट्रेंड है, उनके पास स्किल आ चुका है। आज सरकार क्या करती है कि स्किल बढ़ाने के लिए अलग अलग भारी भरकम राशि आवंटित करके रोजगार युवाओं को स्किल की बात करती है कि हम उनको स्किल प्रदान करेंगे जिससे रोजगार मिल जाएगा। लेकिन वह स्किल का कोई मतलब नहीं जब तक से रोजगार नहीं मिलता है। और स्किल तभी डेवलप होगा जब आप कार्य करेंगे। आप देखते होंगे
कि एक व्यक्ति अगर कंपनी में कार्य करता है 2-3 सालों तक, तो उसके पास काफ़ी सारी स्किल डेवलप हो जाता है, जिससे कि वह अगर उस कंपनी से उसको अगर निकाल भी दिया जाए या वह निकल भी जाए स्वयं से, तो वह तरह तरह के अपने स्किल के द्वारा कार्य कर सकता है, जिससे कि वह अपना भरण पोषण स्वयं से ही कर सकता है। यानी जिसे हम स्टार्टअप कहते हैं, वह स्टार्टअप कर सकता है। आज स्टार्टअप की बात तो होती है, उस पर भारी भरकम राशि भी आवंटित की जाती है, लेकिन उसका परिणाम देखने को बहुत कम मात्रा में मिलता है। आज भारत के मात्र 3% युवा स्टार्टअप में भाग ले रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमें रोजगार के अवसर प्रदान करना अत्यंत ही आवश्यक है, और रोजगार को देने के लिए इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना अत्यंत ही आवश्यक है। इंडस्ट्री के हर वह सामान जो कि हमारे दैनिक आवश्यकता को पूरा करे। हाँ, हम वैसे सामान को नहीं बनाएंगे जो कि हम मान लीजिए उसको हमारे दैनिक जीवन में कम आवश्यकता है, और उसको अगर मतलब सुविधाओं की जैसे बात किया जाए, उसका कम आवश्यकता है, और उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारा मशीनरी की आवश्यकता है, बड़े बड़े उसमें मशीन लगाने की आवश्यकता है, जिसमें कि काफ़ी राशि लगेगी, काफ़ी पैसे लगेंगे। हाँ, उस चीज़ों को हम कहीं एक जगह अथवा देश के छोटे छोटे कोनों में जहाँ हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी दैनिक आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए तो हम छोटे छोटे स्तर पे उद्योग लगा ही सकते हैं। हमें एक बात याद आती है कि जब हम 7th क्लास में थे तो चौक पे पढ़ाई होती थी, तो वह चौक पे लिखा हुआ था मेड इन चाइना। हमने ये सोचा कि ये जो चौक है इसको बनाने में कोई टेक्नोलॉजी की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन यह भी मेड इन चाइना है। क्या इंडियन कोई कंपनी ऐसा नहीं बना सकती है क्या? क्या भारत में ऐसा नहीं बन सकता है क्या? तो हमने यही पाया कि यह एक सोच बन गई है, या सरकार को इस पे और भी अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, और इतना बढ़ा सकें उसमें ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए कि हम विदेशों को भी सप्लाई कर सकें, जिससे हमारा अर्थतंत्र काफ़ी मजबूत होगा। इन सारी समस्याओं को दूर करने का एक ही माध्यम है, वह है रोजगार। आज आप देख रहे होंगे कि कोरोना के पीरियड में रोजगार के कारण, बेरोजगार के कारण तरह तरह की समस्याएं आई। तरह तरह के हमारे मजदूर भाई वर्ग जो कि पैदल ही दिल्ली, बॉम्बे और देश के अनेक कोनों से पैदल ही रास्ता तय किए और अपने घर को वापसी किए। जो व्यक्ति अपने घर पे आ चुका है, अपने नौकरी छोड़ करके, अपने धंधा छोड़ करके आ चुका है, उसको कैसे रोजगार मिलेगा? वह कैसे अपने आप के सारी सुविधाओं को ले सकता है? वह कैसे अपने हर वह जरूरत के वस्तुओं को पूरा कर सकता है? कैसे करेगा? सरकार आज आज़ादी के इतने साल भी बाद भी इस पर कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं किया। जो हमारे पास उद्योग था, मिल था, उसको भी बंद करा दिया गया। आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश में गन्नों की खेती काफ़ी होती है, और उस गन्ने से बनने वाली चीनी जो होती है उसको सरकार नहीं खरीद पाती है, अथवा उस गन्नों को नहीं खरीद पाती है, बल्कि पाकिस्तान से काफ़ी मात्रा में आयात करती है। यह क्या कारण है? हमारे देश में इतने प्रचुर मात्रा में गन्ना आते हैं, फिर भी हम दूसरे देशों से खरीदने के लिए विवश हैं, और सरकार उसको खरीदती भी नहीं है। किसानों को अच्छी रकम भी नहीं देती है, जिससे कि वह अपना दैनिक जो भी है उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सके उनके। जब इतनी गन्ने की खेती होती है उत्तर प्रदेश में और उसको सरकार नहीं खरीद पाती है, तो यह सरकार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वह हर वो चीज़ विदेशों से खरीदने के लिए या तो आदत पड़ गई है या विवश है। आप खुद सोच सकते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ की प्राकृतिक संपदाओं की काफ़ी कमी है, लेकिन आज वह संपन्नता के दृष्टिकोण से काफ़ी आगे है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने सीमित संसाधनों का मैनेजमेंट अच्छे तरीक़ा से कर रहा है। उसमें मैनेजमेंट के लिए उसने प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी कार्य किया है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट पे काफ़ी कार्य किया है और युवाओं को रोजगार देने पर भी काफ़ी कार्य किया। सभी को दिया नहीं जा सकता है। अगर अच्छी मंशा के साथ कार्य किया जाए, अच्छी सोच के साथ कार्य किया जाए, हाँ हमें आज से 50 साल 100 साल लग सकता है, लेकिन नीति के तो हम पूरे सिस्टम को बंद नहीं करते, पूरे सिस्टम को हम फेंक नहीं देते हैं, पूरे सिस्टम को चेंज करने की नहीं करते हैं। उसको हम उसमें एंटीवायरस डालते हैं ताकि वह वायरस से हमें निजात मिल सके। करते हैं वह पूरी हो सकेगी। देश के सामने एक और गंभीर समस्या है, सुरक्षा। सीमाओं की सुरक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हमारे देश की मजबूत होंगी। हमारे देश की सेनाओं को मजबूती प्रदान, हमें सैन्य साजो सामान की भंडार को बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। उसे अपने सेवानिवृत्त होने के बाद जितनी भी आपके पास स्किल आ जाती है उसको दूसरे करके उसे भी रोजगार दिलवाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हम इतनी बड़ी समस्या से, देश के सामने इतनी बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। रोजगार जितनी काफ़ी बड़े बड़े कदम उठाने की भी आवश्यकता है। स्टार्टअप को बढ़ावा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, मैन पावर को निःशुल्क कार्य करने के लिए, ताकि अगर ऐसा हो सके कि 2 साल तक व्यक्ति 2-2 घंटा अगर एक इंडस्ट्री में कार्य करता है और वह एक पैसा नहीं लेता है, तो वह 2 साल में जो मुनाफा इंडस्ट्री की होगी उससे वह इंडस्ट्री